नमस्कार साथियों, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे राजनीति शास्त्र से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पिछले 2-3 वर्षों में लगातार परीक्षाएं पूछे गए हैं। उन्हीं प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। ये आप देखते हैं महासंग्राम रिवीजन क्लास की श्रृंखलाएँ चल रही हैं लगातार। एक महासंग्राम रिवीजन क्लास आप देख चुके हैं, ये दूसरी महासंग्राम रिवीजन क्लास है जो आप देखने जा रहे हैं अभी। क्वेश्चंस आंसर्स की ये श्रृंखला आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। महासंग्राम रिवीजन क्लास ये एक प्रकार से एक ऐसी क्लास होती है जिसमें पिछले 2-3 वर्षों में रिपीटेड क्वेश्चंस जो हैं, जो लगातार परीक्षा में विभिन्न विश्वविद्यालय में पूछे जा रहे हैं, उन्हीं प्रश्नों को रखा जा रहा है। बेसिकली हम बात की जाए पॉलिटिकल साइंस की, तो पॉलिटिकल साइंस के प्रथम सेमेस्टर में आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में जानना होता है, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत के संविधान के बारे में आपको पढ़ना होता है। अब भारत का संविधान और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो रहे हैं, उनसे बनने वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन्हीं के बारे में आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। यह लेक्चर 2025, 2026, 2027 इन सभी के लिए एक प्रकार से इम्पोर्टेंट होगा। ऐसे छात्र हैं जो 2025 में परीक्षा देंगे, 2026 में, 2027 में, सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। क्वेश्चन सेशंस की श्रृंखला, यहाँ से बाहर कुछ आने वाला है नहीं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। आइए जानने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार देता रहता हूं, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 पहला है कि साइमन कमीशन पर टिप्पणी कीजिए। ये प्रश्न जो है पिछले वर्ष पूछा गया प्रश्न है, 2022 में ये पूछा गया प्रश्न था और लगातार परीक्षा में आया भी हुआ है। प्रश्न है आपका, भारतीय शासन मतलब कि क्या पूछा गया है, साइमन कमीशन। साइमन नाम के व्यक्ति की अध्यक्षता में कमीशन आया था। साइमन कमीशन की अगर बात करें तो भारतीय शासन अधिनियम 1919 की धारा 84 के अनुसार अधिनियम की क्रियान्विति के 10 वर्ष बाद भारत में उत्तरदायी शासन की नियुक्ति की जांच की जानी थी। यानी कि जो भी शासन 10 वर्षों में हुआ है 1919 के अधिनियम के आ जाने के बाद में, तो वो 10 सालों में क्या क्या चीज़ें एक प्रकार से बदली हैं, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, उन्हीं के बारे में जांच करना था। 1919 ईस्वी का सुधार अधिनियम 1921 ईस्वी में ही लागू किया गया था। अतएव आयोग की नियुक्ति 1931 ईस्वी में होनी थी, यानी 10 साल के बाद। चूँकि 10 साल के बाद या मतलब कि 1919 का अधिनियम जो था लागू कब हुआ, 1921 में लागू हुआ। और 1921 से 1931 तक के बीच में, यानी 10 साल के बीच में क्या क्या एक प्रकार से कमियां रही हैं या क्या क्या एक प्रकार से उपलब्धियां रही हैं इस शासन की, ये शासन कहाँ तक सफल रहा, कहाँ तक असफल रहा, इसके बारे में जांच परख करने के लिए एक समिति ब्रिटेन की सरकार के द्वारा बनाई जाती है। अथवा अधिक से अधिक जल्दी करके 1929 ईस्वी में ही होनी चाहिए थी, किंतु ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सुधारों की जांच के हेतु 1927 ईस्वी में ही आयोग नियुक्त कर दिया। यानी कि चूँकि जो समिति अगर आप देखें 1919 में लागू हुआ था भारत शासन अधिनियम, तो वहाँ से अगर देखें अगर वहाँ से देखें 1919 का जो अधिनियम था, अगर वहाँ से देखें तो उसका 10 साल कहाँ पहुँचेगा, 1929 तक। यानी हो सकता था कि 1929 में ही जांच आ जाए, लेकिन चूंकि 1919 का अधिनियम जो बना वो लागू कब हुआ, 1921 में, तो यहाँ से अगर 10 साल जोड़ेंगे तो 1931 होना चाहिए। यानी जो कमीशन आपका 1931 में या 1929 में आना चाहिए था, वो कमीशन ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सुधारों की जाँच के लिए 1927 में ही आयोग नियुक्त कर दिया। इस कमीशन के अध्यक्ष थे ब्रिटेन की कॉमन सभा के सदस्य थे सर जॉन साइमन। इसीलिए इस कमीशन का नाम साइमन कमीशन कहा जाता है, क्योंकि सर जॉन साइमन जो थे वो एक प्रकार से ब्रिटेन में जो कॉमन सभा होती है, जैसे अपने यहाँ लोकसभा राज्यसभा होती है, ऐसे ही तो वहाँ पर कॉमन सभा जो है उसी के एक सदस्य थे। उनको एक प्रकार से ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सुधारों की जांच करने के लिए 1927 में एक कमीशन बना करके भेजा, उसकी अध्यक्षता उन्होंने करी थी। इसीलिए इनका नाम मतलब कि इस कमीशन का नाम क्या था, साइमन कमीशन, ठीक है। तो इस तरीके से साइमन कमीशन जो था बेसिकली 1919 के अधिनियम का एक प्रकार से क्या प्रभाव भारतीय जनता पर रहा और किस तरीके से वो अधिनियम भारत में लागू हुआ, क्या क्या कमियां रहीं, क्या क्या उपलब्धियां रहीं, उन्हीं की जांच करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से आपको। तो फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन अभी फिलहाल में 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, 2023 में आया हुआ प्रश्न है, देखें। असहयोग आंदोलन
असहयोग आंदोलन से प्रश्न आपसे 2023 में पूछा गया था, ठीक है, अति लघु उत्तरीय में। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रश्न हमेशा आपसे पूछा ही जाएगा। असहयोग आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा आने वाले हैं, तो आप इसको बड़े ध्यान से समझेंगे। असहयोग, आ माने होता है नहीं, सहयोग माने सहयोग ना करना, ठीक है। सहयोग मतलब असहयोग का मतलब क्या होता है? सहयोग ना करना। अब किसके सहयोग की बात हो रही है यहाँ पर? अंग्रेज़ों की जो सरकार है, अंग्रेज़ों की जो नीतियाँ हैं, अंग्रेज़ों के नियम कायदे जो हैं, या अंग्रेज़ों की जो हम सहायता करते थे विश्व स्तर पर, विश्व पटल पर, अब हम वो सहायता नहीं करेंगे, ऐसा भारतीयों के मन में विचार उठा। और यही विचारों का पुंज एक आंदोलन के रूप में आकर के उभरा, जिसकी अध्यक्षता जो है क्या है, महात्मा गांधी जी ने करी। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी की देखरेख में चलाया जाने वाला प्रथम जन आंदोलन था। इसका व्यापक जनाधार था, यानी कि बहुत ज़्यादा जनता इसमें इन्वॉल्व थी। अंग्रेज अधिकारियों की बढ़ती ज़्यादतियों का विरोध करने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। किस दिन को? अगस्त महीना था 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी। आंदोलन के दौरान छात्रों ने सरकारी स्कूलों एवं कॉलेजों में जाना छोड़ दिया, यानी कि जो भी कॉलेज ब्रिटेन की एक प्रकार से सरकार के द्वारा चलाए जा रहे थे, या ऐसे कॉलेज या ऐसे स्कूल जो कि सरकारी थे, यानी जो ब्रिटेन की सरकार चला रही थी, उनमें जाने का विरोध किया। बहुत सारे लोग जो इंग्लैंड की बनी वस्तुएं थी उनका जो है बहिष्करण करने लगे, बड़े बड़े कुछ लोग नौकरियां छोड़ने लगे। तो इस तरीके से कई सारे काम इसमें किए गए। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था, जो साइमन कमीशन था ये जांच करने के लिए बेसिकली आया था, ठीक है। क्या करने के लिए आया था महोदय? जांच करने के लिए आया था। किसकी जांच करने के लिए? 1919 का जो अधिनियम था उसमें उसका जो लागू किया गया था, उसमें एक प्रकार से जो था उसके बारे में। और भारत छोड़ो आंदोलन तक हम लोग पहुँच चुके थे। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन बेसिकली क्या था कि छात्र छात्राएँ सब जो है सरकारी कॉलेज, जो कि एक प्रकार से इंग्लैंड की सरकार के द्वारा या ब्रिटेन की सरकार के द्वारा चलाए जा रहे थे, उनसे एक प्रकार से अपना नाता तोड़ने लगे, ठीक है। यानी कि क्या हुआ कि यहाँ पर उन भारत छोड़ो नहीं, हम लोग कहाँ पहुँचे थे भाई? असहयोग पर थे, ठीक है। चले, तो असहयोग आंदोलन क्या था? इसका जनाधार जो है बड़ा व्यापक था, नहीं बहुत सारी जनता इनके साथ थी महात्मा गांधी जी के। अंग्रेज अधिकारियों की बढ़ती ज़्यादतियों का विरोध करने के लिए, चूँकि अंग्रेज अधिकारी लगातार एक प्रकार से अपनी मनमानी कर रहे थे, और इन्हीं सभी का विरोध करने के लिए ये आंदोलन जो है राष्ट्रपिता उपाधि से विभूषित महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया अगस्त 1920 को। आंदोलन के दौरान छात्रों ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में जाना छोड़ दिया, वकीलों ने अदालतों में जाना छोड़ दिया, ठीक है। कामगार हड़ताल पर चले गए। इस तरीके से बंदी की बात करी गई, यानी कि अब सहयोग सरकार का हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि सरकार हमारी बातों को नहीं सुन रही है। इस वजह से ऐसा विरोध शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन से आप देखें, ये भी प्रश्न खूब पूछा गया है। तो प्रश्न है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत मतलब भारत देश, छोड़ो मतलब कि छोड़ो, और आंदोलन मतलब कि एक प्रकार से एक मूवमेंट, यानी कि भारत को छोड़ करके जाओ। किसके बारे में हो रहा बात? अंग्रेजों के बारे में, कि अंग्रेजों भारत को छोड़ करके अब यहाँ से जाओ। ये भारत छोड़ो आंदोलन है। भारत छोड़ो आंदोलन बेसिकली 1942 ईस्वी में चलाया जाने वाला आंदोलन है, और इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप भारत से अंग्रेजों को एक प्रकार से जाना ही पड़ा, और ये बड़ा ज़बरदस्त आंदोलन रहा। 1942 ईस्वी का भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना अलग स्थान रखता है। इस आंदोलन में उग्रवाद अपनी प्रखर सीमा पर दिखलाई पड़ा, यानी कि यहाँ पर जनता में आक्रोश की भावना थी, जनता में लड़ने की भावना थी, जनता में एकदम से मार करके भगाने वाली भावना आ चुकी थी। जनता को पूर्ण रूप से लग गया था कि अंग्रेज लोग हमको लूट खा रहे हैं। जनता को पूर्ण रूप से लग गया था कि अब अंग्रेजों के आगे हाथ फैला करके भीख मांगने से हमको जो है ये नहीं मिलेगा, अपना ही देश और हम ही लोग भिक्षा की तरह से भीख मांग रहे हैं इतने दिनों से। तो ऐसे में क्या किया गया कि अब जो है आंदोलन में उग्रवाद अपनी प्रखर सीमा पर दिखलाई पड़ा। यद्यपि यह आंदोलन असफल रहा, परंतु आंदोलन ने यह पृष्ठभूमि तैयार कर दी, जिनके फलस्वरूप कालांतर माने कि समय के बीतने के बाद में अंग्रेजों को भारत छोड़ करके जाना पड़ा। 1947 ईस्वी में देश को छोड़ना पड़ा। 15 अगस्त 1947 को भारत देश को खाली करना पड़ा अंग्रेजों को। यह निर्विवाद सत्य है कि भारत छोड़ो आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता की जो पृष्ठभूमि है वो तैयार करी थी, और यहाँ से भारत को एक प्रकार से पूर्ण स्वतंत्रता मिलने के जो असर थे या आसार थे वो दिखाई पड़ने लगे थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अच्छा, इसी भारत छोड़ो आंदोलन को ही
अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, अगस्त क्रांति को लेकर के भी परीक्षा में प्रश्न पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपसे बना था माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना क्या है? बहुत सारे बच्चे आप में से परेशान हो, गुरुजी चैप्टर वाइज क्लासेस नहीं ले रहे हो, क्या बात है? देखिए, चैप्टर वाइज क्लासेस में आप एक ही पॉइंट को, एक ही मुद्दे को समझ पाते हैं, लेकिन 2-4 रिवीजन क्लास अगर आप ऐसे देख लेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और मैं आपको एक प्रकार से ये नहीं करना चाहता कि भाई आपको एक प्रकार से कम कंटेंट दिया जाए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपके सिलेबस को इतनी बार आपको पढ़ा दिया जाए। अब ये जो मैंने क्वेश्चंस रखे हैं सारे सिलेबस को कवर करने के लिखे हैं, इसमें आपके सारे सिलेबस एक प्रकार से लगभग कवर होंगे एक ही वीडियो, हर एक वीडियो में। जैसा अगला मॉडल पेपर आपने देखा होगा, उसमें भी मैंने चीज़ों को समझाया था आपको, ठीक है। देखिए, माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन एक व्यक्ति हैं, उनके द्वारा योजना, उन्हीं वो चूँकि वो अध्यक्ष थे, इसी वजह से इसका नाम माउंटबेटन योजना पड़ा। 23 मार्च की डेट, 1947 का समय याद रखिएगा। 23 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत में वायसराय का पद संभाला। वायसराय मतलब कि जैसे गवर्नर जनरल पहले होते थे, वो वायसराय 1857 के क्रांति के बाद में होने लगे थे। तो वायसराय सबसे पहले उन्होंने गांधी जी और उसके बाद अन्य भारतीय नेताओं से बातचीत करी और वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे, कौन? जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, कि वर्तमान परिस्थितियों से भारत का एकमात्र संभव हल पाकिस्तान की स्थापना को स्वीकार कर लेना है। यानी जो माउंटबेटन योजना थी बेसिकली ये जो है भारत और पाकिस्तान विभाजन को लेकर के थी। कांग्रेस ने भी परिस्थितियों के दबाव में इस दुखद हल को स्वीकार कर लिया कि भारत और पाकिस्तान नाम के 2 देश बनाए जाएंगे, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन ने 18 मई 1947 को ब्रिटिश मंत्रिमंडल से परामर्श किया। लंदन से वापस आने पर 3 जून 1947 को उन्होंने एक योजना प्रस्तावित करी कि जो इतिहास में माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। वो जो प्रस्तावित योजना है जो कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन से रिलेटेड है। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस आधार पर होगा, कितना ज़मीन किसको भारत को मिलेगी, कितना पाकिस्तान को, ये सब डिसाइड, ये सब प्रस्ताव जो है ये माउंटबेटन के द्वारा ही किया गया। इस योजना में यह कहा गया कि ब्रिटिश सरकार की इच्छा है कि भारत का शासन ऐसी सरकार को सुपुर्द कर दिया जाए जो जनता की इच्छाओं के अनुसार हो, यानी जनता जो चाह रही है वो एक प्रकार से करने के पूरे पक्ष में थे। यह भी स्पष्ट किया गया कि सत्ता हस्तांतरित करने के लिए ब्रिटिश सरकार 1948 तक प्रतीक्षा नहीं करेगी, बल्कि वह यह कार्य 1947 में ही पूरा कर देगी। यानी सत्ता का हस्तांतरण 1948 में जहां कहा गया था करने के लिए, अब ब्रिटिश सरकार कह रही कि मैं अब 1 मिनट भी रुकने वाली नहीं हूं तुम्हारे यहाँ, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर बहुत पड़ रहा है। ऐसे में हम 1947 में ही छोड़ करके जाएंगे। ऐसे में एक प्रकार से हस्तांतरण यानी सत्ता हस्तांतरण की जो प्रक्रिया है उसको 1947 में भी पूरा किया जाए। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि लॉर्ड माउंटबेटन योजना जो थी वो एक प्रकार से भारत और पाकिस्तान के बंटवारे से रिलेटेड थी, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा आप देख रहे होंगे मेरी आवाज़ थोड़ी भारी भारी है, क्योंकि मैं जम्मू गया था माता रानी का दर्शन करने, वैष्णो मैया का दर्शन करने, और बड़ा भव्य दर्शन हुआ। मैंने वहाँ से कुछ चीज़ें लाई हैं, जैसे आप देखेंगे ये चीज़ मैंने वहाँ से लाई, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, आप देख पा रहे होंगे, ये देख पा रहे हैं, ये मैंने वहाँ से लिया है। और एक चीज़ और अपने चैनल के लिए मैंने बनवाया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, 1 मिनट। बड़ी अच्छी चीज़ें मिल रही थी, लेकिन जो मुझे अच्छी लगी, मैंने ये देखिए, ये आपकी फैमिली यानी कि शुक्ला स्टडी पॉइंट का जो है यहाँ पर मैंने बनवा लिया है। इसको इसे टांग देंगे कहीं पर, ठीक है। तो ये भी मैंने बनवाया। काफ़ी घूमे, 4-5 दिन लगभग आपसे रूबरू नहीं हो पाए। बहरहाल मैंने आपके लिए व्यवस्था ज़रूर करी, ठीक है। चले आगे देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का क्या महत्व हुआ, मतलब क्या एक प्रकार से भारत छोड़ो आंदोलन का क्या महत्व है। 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन ने 1946 में नौसेना के विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार कर दी, जो ब्रिटिश शासन पर एक भयंकर चोट थी। यानी कि जो नौसेना थी वो एक प्रकार से ब्रिटिश सेना के प्रति एक प्रकार से जो है वो कहीं ना कहीं पे जो भारत की सेना थी, मतलब भारतीय जो सैनिक थे वो भी आ चुके थे। और आप देखते हैं आज़ाद हिंद फौज या ऐसी तमाम प्रकार की फौजें ये सब भी तैयार हो रही थी, और वो इंग्लैंड के जो एक प्रकार से अधिकारी थे उनका विरोध कर रही थी। भारत छोड़ो आंदोलन इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि इसने विदेशों में भारत के प्रति जनमत तैयार किया। चीन, अमेरिका,
पर इस आंदोलन का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। यानी आप देखेंगे जापान और मतलब हर एक देश में आप देखते हैं लोग भारत के पक्ष में हुए। इंग्लैंड की खुद की जनता एक प्रकार से इंग्लैंड के शासक को एक प्रकार से कहने लगी कि आप जो है ज़बरदस्ती शासन कर रहे हो भारत पर और छोड़ो शासन वहाँ का। इस तरीके से आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं पे इसका प्रभाव एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पड़ा और इस वजह से इंग्लैंड पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना और अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनने की वजह से इंग्लैंड भारत छोड़ करके जाने पर मजबूर हो गया। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान निर्माण की 4 प्रमुख समस्याएं क्या थीं अथवा भारतीय संविधान के मुख्य स्रोत। ये प्रश्न 2022 में एक प्रकार से पूछा गया है कई विश्वविद्यालयों में, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चले संविधान निर्माण की प्रमुख 4 समस्याएं क्या थीं या फिर भारतीय संविधान के मुख्य स्रोत क्या थे। ठीक है, स्रोत माने कहाँ से लिया जाए। संविधान निर्माण की 4 प्रमुख समस्याएं निम्नवत हैं। कौन कौन सी समस्याएं थी भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। देखिए पहली समस्या संविधान निर्माताओं के समक्ष ये थी कि संविधान निर्माण के साथ ही देश में कानून बनाना, देश में कौन सा कानून लागू होना, ये पहली समस्या थी। विस्तृत भूखंड और विशाल जनसंख्या वाले देश के हेतु नवीन राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना कोई आसान काम नहीं था, बहुत बड़ा काम था, बहुत कठिन काम था, जो कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और उनके साथी तमाम B.R. अम्बेडकर के जो सलाहकार थे B.N. राव जी वो और उनकी समिति जो प्रारूप समिति थी उसके कई सारे लोग थे, उन सभी लोगों ने मिल करके और संविधान सभा के तमाम लोगों ने मिल करके बड़ा डिस्कशन किया, चर्चा किया। अंतोगत्वा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के बाद भारतीय संविधान बन करके तैयार हुआ और 26 जनवरी को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया 1950 में। ठीक है, चले तो पहली समस्या क्या थी भाई, पहली समस्या यही थी कि एक प्रकार से इतने बड़े भूखंड के लिए इतनी जनसंख्या चूँकि भारी थी, इसके लिए कानून बनाना एक कठिन काम था। दूसरी समस्या ये थी संविधान निर्माताओं के समक्ष कि भारत में कई सारे धर्म के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, तमाम प्रकार के धर्म के लोग रहते थे। विभिन्न धर्मों, विभिन्न जातियों और विभिन्न भाषा की विभिन्नता भारत में जो कि आज से नहीं आदि से विद्यमान है, तो उनके बीच एकता को स्थापित कर लोकतांत्रिक देश के संविधान का निर्माण करना कठिन काम था अपने आप में, जो कि हमारे संविधान निर्माताओं ने बखूबी किया। इसके अलावा देश की राष्ट्रभाषा संबंधी कठिन समस्या को भी सुलझाना था कि देश की राष्ट्रभाषा क्या होगी, और ये समस्या आज तक सुलझी नहीं है। हम लोग कह जरूर देते हैं कि देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, ठीक है, लेकिन ये एक प्रकार से वास्तव में अपने देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। देश की कोई राष्ट्रभाषा है ही नहीं, हिंदी देश की राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि राजभाषा है। राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। इस वजह से मैं आपको समझा रहा हूँ कि अभी भी ये समस्या टली नहीं है, इसका प्रश्न लगातार उठता रहता है। चौथी समस्या ये आप लिख सकते हैं कि 600 देशी रियासतों को स्वेच्छापूर्वक भारत संघ में सम्मिलित करके संसार के समक्ष एकता का चित्र प्रस्तुत करना अत्यंत कठिन काम था, जो कि हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बखूबी निभाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसी रियासतों को भी शामिल किया जो कि कभी शामिल नहीं होने के कगार पर थीं, जैसे कि जो है राजा हरि सिंह शासन कर रहे थे जम्मू कश्मीर में। जनता मुस्लिम थी, जनता चाह रही थी कि पाकिस्तान में मिले। राजा हरि सिंह चाह रहे थे कि हमारा राज्य स्वतंत्र हो, मतलब कि हम अलग एक देश बनाएं, और भारत के लोग चाह रहे थे कि जम्मू कश्मीर अपने में मिले। वैसे कश्मीर और जम्मू ये दोनों एक प्रकार से बड़ी सुंदर जगह है। मैं तो गया, मुझे अति प्रसन्नता हो रही कि मैंने भारत में इतनी चीज़ें देखी, क्योंकि इससे पहले मैंने देखा नहीं था। ज्योग्राफी में हम पढ़ाते थे चोटी और घाटी के कॉम्बिनेशन की, एक चोटी होती है, घाटी होती है, बलित पर्वत होता है, उसके बीच से नदियाँ बहती हैं। मैंने वो प्रत्यक्ष रूप से उस दिन देखा और मुझे वो प्रकृति, वो वादियाँ इतनी ज़बरदस्त लगीं कि अब क्या बताएं। तो टाइम पाइएगा तो जाइएगा वहाँ पर। एक प्रकार से ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दर्शन करने ही जाएं, अगर आपका मन नहीं दर्शन करने का तो आप एक बार जा करके देख आएँ। पहाड़ पर्वत एक बार आप देख आएँ, थोड़ा सा उस पर चढ़ेंगे, मज़ा आएगा आपको। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, चूँकि भारत में ना तो एक धर्म के लोग हैं, ना एक जाति के लोग, ना एक प्रकार से कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर मैदान है, तो ऐसे में सभी में एकता स्थापित करने का काम भारतीय संविधान निर्माताओं ने किया, जो कि बड़ा ज़बरदस्त था। ऐसे में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 3 रियासत जो कि नहीं मिलने वाली थी, एक तो जम्मूगढ़ की, मतलब कि जम्मू कश्मीर की रियासत, ठीक है, एक जूनागढ़ और एक हैदराबाद, ये 3 रियासतें नहीं मिलने वाली थीं, और इन तीनों को एक प्रकार से और सबको मिला लिया। साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग करके उन्होंने सारी चीज़ें कर ली। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत क्या थे? भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत क्या थे? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत माने कहाँ से चीज़ें ली गई, कहाँ से चीज़ें इसमें शामिल की गई। ठीक है, भारतीय संविधान के मुख्य स्रोत में कई सारी चीज़ें थीं। मैंने आपको स्रोत में विभिन्न देशों के संविधान से क्या क्या लिया गया है, इसको मैंने इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको विस्तार से समझाया था, महासंग्राम रिवीजन क्लास में। आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लें। देखिए, वैसे 4 प्रमुख स्रोत के बारे में समझ लेते हैं। पहला स्रोत है आपका 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, यानी 1935 में जो अधिनियम बनाया गया था भारत पर शासन करने के लिए ब्रिटेन की सरकार के द्वारा, वो अधिनियम से बहुत कुछ भारत के संविधान में लिया गया। चूँकि 1935 का जो संविधान है, मतलब कि जो अधिनियम है, उस अधिनियम से संविधान में लगभग 100 से अधिक अनुच्छेद हूबहू या कुछ उसमें संशोधन करके शामिल कर लिए गए भारतीय संविधान में। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का, इसी वजह से, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल करी गई हैं। ठीक है, दूसरा स्रोत है ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटिश संविधान से लगभग बहुत सारी चीज़ें ली गई, क्योंकि ब्रिटेन का हमारे ऊपर लगभग 200 वर्षों तक शासन रहा। इस वजह से ब्रिटेन की शासन पद्धति का प्रभाव हमारे ऊपर बहुत पड़ा और ब्रिटेन की शासन पद्धति का हमने बड़ा प्रयोग भी किया। तीसरा है अमेरिका का संविधान। अमेरिका के संविधान से हमने मौलिक जो है अधिकार को लिया। ऐसे ही और भी चीज़ें ली। आयरलैंड के संविधान से हमने नीति निर्देशक सिद्धांतों को लिया। ठीक है, यानी DPSPs को लिया। कनाडा के संविधान से हमने संघवाद लिया। ठीक है, कनाडा के संघ से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने समवर्ती सूची ली। ऐसे ही आप देखेंगे, ठीक है, अलग अलग देशों के संविधान से हमने बहुत सारी चीज़ों को शामिल किया अपने भारतीय संविधान में। ठीक है, इसीलिए बहुत सारे विद्वान इसको उधारों का गुलदस्ता भी कहते हैं। किसको? भारतीय संविधान को उधारों का गुलदस्ता भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सारे अलग अलग देशों के संविधान से कुछ ना कुछ चीज़ें ली गई। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बड़ा ही ज़बरदस्त प्रश्न है। प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, यानी प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 4 प्रमुख उद्देश्य, यानी कि इसमें लगभग आपको 4 इम्पोर्टेंट एम्स के बारे में, उद्देश्य के बारे में बताना है कि 4 ऐसे उद्देश्य जो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड हैं, या भारतीय संविधान में प्रस्तावना को शामिल करने के पीछे क्या माइंडसेट या क्या उद्देश्य रहा, यही पूछा जा रहा है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के 4 उद्देश्य निम्न है। पहला उद्देश्य है, प्रस्तावना शासन प्रणाली को स्पष्ट करती है और वह शासन के स्वरूप को निर्धारित करती है कि शासन का स्वरूप कैसा होगा और शासन की प्रणाली क्या होगी। प्रस्तावना में ही ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं। दूसरी बात, प्रस्तावना शासन के सिद्धांतों को प्रकट करती है और शासन के लक्ष्यों की ओर संकेत करती है। क्या करती है प्रस्तावना? प्रस्तावना शासन के सिद्धांतों को प्रकट करती है और शासन के लक्ष्यों की ओर क्या करती है? इंडिकेट करती है, संकेत करती है। क्लियर? तीसरी बात, राजनीतिक और नैतिक, यानी कि पॉलिटिकल एंड मोरल, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से प्रस्तावना शासनकर्ताओं को, यानी जो शासन करने वाले लोग हैं, उनको अपने दायित्व माने उनका एक प्रकार से जो कर्तव्य है, उनका बोध माने ज्ञान करवाती है। क्या ज्ञान करवाती है? कि आपका, यानी शासन करने वाले लोगों का क्या कर्तव्य है, क्या काम है, क्या उत्तरदायित्व उनका है। प्रस्तावना ये उनको बताती है। इसके अलावा प्रस्तावना संविधान के संचालन में प्रकाश स्तंभ का काम करती है, एक चिराग का काम करती है, एक टार्च का काम करती है कि भाई संविधान को एक प्रकार से कैसे चलाना है। इसके लिए प्रस्तावना को आपको लगातार देखना पड़ेगा, प्रस्तावना को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, प्रस्तावना ही एक प्रकार से पूरे के पूरे संविधान की कुंजी है। ये बात काफ़ी विद्वानों ने कहा। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन से, इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है। प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान का प्रथम अनुच्छेद क्या कहता है। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, 2023 में प्रश्न पूछा गया था क्या, कि भारतीय संविधान का प्रथम अनुच्छेद जो है वो क्या कहता है। ये कई बार परीक्षा में, कई विश्वविद्यालय में आया हुआ प्रश्न है। भारतीय संविधान का जो प्रथम अनुच्छेद है वो कहता है कि संघ का नाम और संघ का राज्य क्षेत्र का उपबंध करता है। संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया, क्या लिखा है? इंडिया यानी कि भारत, या इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। यही बात इसमें लिखी है। भारत का क्षेत्र इसमें शामिल होगा। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस संकल्प को के माध्यम से संविधान सभा के लक्ष्यों और उद्देश्यों को पेश किया कि भारत स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य होगा, यानी भारत एक स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न गणराज्य है। ये बात एक प्रकार से बताई गई। स्वतंत्र माने किसी देश का कब्जा नहीं है। संप्रभु माने होता है किसी दूसरे देश से कोई काम या कोई निर्णय लेने से पहले पूछना नहीं है।
गणराज्य का मतलब होता है कि देश का मुखिया जो है जनता के द्वारा चुना जाता है। देश का मुखिया अनुवांशिकता के हिसाब से नहीं, जनता की मर्जी से चुना जाता है, तो वो होता है गणराज्य। रिपब्लिक यानी कि जो है इंडिपेंडेंट, सॉवरेन एंड रिपब्लिक में शामिल होने के इच्छुक क्षेत्रों का एक संघ होगा। ऐसा एक प्रकार से भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद में बेसिकली लिखा क्या है, भारत अर्थात इंडिया, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, इतना ही लिखा है। ठीक है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। यही भारतीय संविधान के पहले अनुच्छेद में लिखा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद की बात की जाए तो इसमें एक प्रकार से 300 मतलब कि कितने अनुच्छेद हैं भैया, 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, और इसमें लगभग आप देखेंगे तो 12 अनुसूचियाँ हैं और लगभग आप देखेंगे तो 24-25 भाग के आसपास हैं। ठीक है, 25 भाग, उसमें से कुछ भाग कम भी हुए थे, कुछ एक प्रकार से घटे कुछ बढ़े। ठीक, पहले 22 भाग थे, संविधान जब बना था तो 22 भाग थे, 8 अनुसूचियाँ थी, 395 अनुच्छेद थे। लेकिन क्या हुआ कि अब आप कहेंगे कि अनुच्छेद में गुरुजी परिवर्तन क्यों नहीं हुआ। लगभग 100 से अधिक बार संशोधन संविधान में हो चुके हैं। ठीक है, कई बार संशोधन, 100 से भी बहुत ज़्यादा बार। ठीक है, अब ऐसे में इसमें अनुच्छेदों में परिवर्तन नहीं हुआ। अब अगर देखेंगे वर्तमान में तो 450 से भी ज़्यादा अनुच्छेद भारतीय संविधान में हैं, लेकिन 395 जो गिनती है, सीरियल नंबर है, वो 395 ही है, ए बी करके, जैसे कि पहले का बी, ठीक है, तीसरे का सी जोड़ दिया गया, चौथे में डी जोड़ दिया गया, ऐसे करके 165 अनुच्छेद में मान लेते हैं जो है क्या जोड़ दिया, एस जोड़ दिया गया या बी जोड़ दिया गया, सी जोड़ दिया गया, मतलब किस तरीके से उपखंड जोड़ दिए गए हैं, उसमें उप अनुच्छेद जोड़ दिए गए हैं। तो अगर उप अनुच्छेदों को मिलाएं तो 450 से भी अधिक अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान में मौजूद हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारतीय संविधान ही है। तो ये रहा भारतीय संविधान का पहला अनुच्छेद। अगला क्वेश्चन 2022 में कई विश्वविद्यालय में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के से संबंधित अनुच्छेद के बारे में बताएं। सेमेस्टर 2022। अगर ऐसे ही आपको और क्वेश्चंस या और सब्जेक्ट के मॉडल मतलब महासंग्राम रिवीजन क्लास देखनी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, चैप्टर वाइज क्लासेस को लेकर के आप परेशान ना हो। चैप्टर वाइज क्लासेस से बहुत ही लाख गुना बढ़िया ये क्लासेस आपकी हैं। ठीक है, जिसमें आप सारे चैप्टर्स के बारे में एक वीडियो में जान पा रहे हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऐसा कैप्सूल है लेक्चर जो कि आपको कहीं पर मिलने वाला नहीं है। कोई डॉक्टर आपको ये कैप्सूल नहीं दे पाएगा। ठीक है, आप बस शुक्ला स्टडी पॉइंट की ये वीडियोस पूरा जरूर देख लें। ठीक है, चले, राष्ट्रपति क्या होता है। राष्ट्रपति जो होता है भारत का, वो प्रथम नागरिक होता है। प्रश्न ये उठता है कि गुरुदेव ये बताएं कि जब आधार कार्ड बनना शुरू होगा तो पहला आधार कार्ड किसका बना होगा। देश का पहला नागरिक कौन है, तो देश का पहला नागरिक कौन है भैया, देश का पहला नागरिक है कौन, राष्ट्रपति। तो जाहिर सी बात है पहला आधार कार्ड किसका बना होगा, राष्ट्रपति का, जो उस समय मौजूदा हालत में रहा होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। क्योंकि मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन चला था, इसी वजह से मैंने अपने टीचर से पूछा था, इसलिए मैंने कहा कि आपके दिमाग में भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहे होंगे, तो वो उनके लिए एक प्रकार से ये उत्तर हो जाए। देखिए, राष्ट्रपति को अंग्रेजी में प्रेसिडेंट कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, लेकिन हम और आप वोट नहीं देते हैं। हमारे और आपके द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो वोट देते हैं। हम और आप किसको चुनते हैं, सांसदों को, विधायकों को। तो सांसद और विधायक मिलकर के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ठीक है, एमएलए, एमएलसी का चुनाव भी हम लोग नहीं करते हैं। तो ऐसे में राष्ट्रपति जो होता है उसको हम डायरेक्ट नहीं चुनते हैं, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि उनको चुनते हैं। ठीक है, तो इसके आपातकालीन शक्तियाँ राष्ट्रपति को 3 दी गई हैं। अनुच्छेद 352, 356 और 360, ये 3 अनुच्छेदों में इनकी 3 अलग अलग प्रकार की राष्ट्रपति के पास पावर दी गई हैं, जो पावर और किसी के पास नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 352 यह कहता है कि आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने पर एक प्रकार से राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। क्या लगाया जा सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। दूसरी बात, अनुच्छेद 356 कहता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र या व्यवस्था विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, 356 कहता है। 360 ये कहता है कि वित्तीय संकट की स्थिति में आपातकाल लगाया जा सकता है, जिसको आप वित्तीय आपातकाल कहते हैं। यानी कि जब देश में एक प्रकार से इसे कोरोना पीरियड भी आया था, अब कोरोना में मान लेते हैं कि सरकार के पास पैसे ना बचते, तो ऐसी स्थिति में देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर दी जाती। वित्तीय आपातकाल की घोषणा में एक प्रकार से जनता से मदद मांगी जा सकती है। कुल मिलाकर के
वित्तीय आपातकाल में एक प्रकार से अभी तक लागू, भारत में वित्तीय आपातकाल अभी तक एक प्रकार से एको बार लागू नहीं हुआ, जबकि ये दोनों कई बार हो चुके हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? देखिए, संविधान संशोधन के बारे में अनुच्छेद 368 में बताया गया है कि संविधान में अगर कोई गलती हो गई है या संविधान का कोई हिस्सा अप्रासंगिक वर्तमान में प्रतीत हो रहा है, जिसका कोई मतलब नहीं है, तो उसको हटाना हुआ, उसमें कोई संशोधन या कोई बदलाव करना हुआ, तो अनुच्छेद 368 में सारी बातें लिखी हैं कि कैसे बदलाव किया जाएगा संविधान में, कैसे परिवर्तन किया जाएगा, सारी बातें अनुच्छेद 368 में लिखी हुई हैं। प्रश्न यही पूछा गया था कि भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो 368 नंबर अनुच्छेद में। अगला प्रश्न, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 103 नंबर का संविधान संशोधन हुआ 2019 में। इस अधिनियम के द्वारा सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण की व्यवस्था करी गई। यानी कि जो एक प्रकार से सवर्ण लोग थे, उनको एक प्रकार से जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, ऐसे ब्राह्मण, ऐसे क्षत्रिय, ऐसे जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो कि एक प्रकार से गरीब हैं, जो कम पैसा कमाते हैं, उनके लिए एक प्रकार से नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था करी गई है 10%। ठीक है, 104 नंबर संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था? 2019 में ही आया था। इसमें क्या प्रावधान किया गया? इस संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण की समयावधि बढ़ा करके 25 जनवरी 2030 तक कर दी गई। यानी कि 2030 तक एक प्रकार से अब जो SC ST का आरक्षण मिलता था, वो एक प्रकार से और बढ़ा दिया गया। ठीक है, 2030 तक। ये 104वें संविधान संशोधन जो कि 2019 में आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न है आपका, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं बताएं। 2023 में प्रश्न पूछा गया कई विश्वविद्यालयों में। ठीक है, देखिए, राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? अगर मान लेते हैं आपको राष्ट्रपति बनने की बड़ी एक प्रकार से मन है कि हमको राष्ट्रपति भारत का बनना है, तो कैसे बनोगे? उसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, कैसे क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए? पहली बात, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। जो व्यक्ति अगर भारत का नागरिक नहीं होगा, वो भारत का राष्ट्रपति कभी नहीं बन सकता। यानी आपको जरूरी, पहली बात, भारत की नागरिकता। अगर आपके पास भारत की नागरिकता नहीं है, आपका आधार कार्ड नहीं है, तो एक प्रकार से आप नहीं बन सकते हो भारत के राष्ट्रपति, या भारत का कोई भी एक प्रकार से आप मतलब कि आप चुनाव भी नहीं लड़ सकते हो सही से। दूसरी बात, उसकी अवस्था 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए अप्लाई करे या राष्ट्रपति बनने की एक प्रकार से अपने अंदर वो भावना जगाए, उसके लिए एक प्रकार से प्रावधान ये है कि वह एक प्रकार से 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए उसकी उम्र। 35 साल से ऊपर होगा तभी राष्ट्रपति बन पाएगा। तीसरी बात, उसमें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। यानी कि उसमें सांसद बनने की एक योग्यता होनी चाहिए। सांसद मतलब कि वो किसी विशेष क्षेत्र से एक प्रकार से जीत जाना चाहिए। यानी एक संसदीय क्षेत्र में अगर चुनाव लड़े तो जीत जाए, या जो क्वालिटी एक सांसद की होती है लोकसभा की, वो क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए। चौथी बात, उसे संघ सरकार अथवा प्रांतीय सरकारों के अंतर्गत किसी लाभ या वैधानिक पद पर नहीं होना चाहिए। वैधानिक पद मतलब कि एक प्रकार से कोई सरकारी नौकरी नहीं करनी चाहिए, या एक प्रकार से कोई लाभ का पद, एक प्रकार से किसी पद पर आपको नहीं होना जहां से आपको लाभ प्राप्त हो रहा हो, या एक प्रकार से आपको कोई वेतन मिल रहा हो। ऐसे पदों का आपको परित्याग करना पड़ेगा, तब आप जाकर के राष्ट्रपति बन पाएंगे। ठीक है, और 5वां भी आप लिख सकते हैं, पागल या दिवालिया ना हो व्यक्ति। ठीक है, क्योंकि देश जिसके हाथ में है, अगर वो पागल और दिवालिया हो जाएगा तो देश का क्या होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, भारत के राष्ट्रपति की अनुच्छेद 356 के अंतर्गत शक्ति के बारे में बताएं। 356 में एक प्रकार से जो राष्ट्रपति शासन की बात करी गई है वो क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल के द्वारा अथवा किसी प्रकार से यह निश्चित हो जाता है, पता चल जाता है कि इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हो गई किसी राज्य में, तो राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाना संभव नहीं है। यानी कि एक प्रकार से राज्य में एक प्रकार से उपद्रव है, या राज्य में शासन व्यवस्था सही तरीके से नहीं चल रही है, तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सदस्य होते हैं? यानी राष्ट्रपति के चुनाव में जो वोट देते हैं उसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं?
पहले बात मैंने पहले ही बताई थी कि लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित मतलब जिनका चुनाव हुआ है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य मतलब कि जो सांसदी का चुनाव अभी हुआ है, वो सांसद लोग जो है सभी वोट देंगे। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य यानी कि जो सांसद राज्यसभा में हैं, जिनका हम लोगों ने वोट डाल करके नहीं किया, मतलब कि जिनका चुनाव हमने नहीं किया है, कुछ विशेष वर्ग के लोग ही राज्यसभा के सांसदों का चुनाव करते हैं। जैसे कि सुधांशु त्रिवेदी जी का नाम आपने सुना होगा, राज्यसभा के सांसद हैं। आपने ब्रजभूषण सिंह का नाम सुना होगा, वो सांसद हैं लोकसभा के, ठीक है। तो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य का मतलब क्या होगा कि राज्यसभा में जो चुनाव लड़ करके जीते हैं उनके बारे में। चूँकि 12 सदस्यों को राज्यसभा में एक प्रकार से मनोनीत करता है कौन, राष्ट्रपति, और 2 सदस्यों को मनोनीत करता है लोकसभा में, ठीक है। अब 12 और 2 14 वोट तो वैसे हो गए राष्ट्रपति के पिछले वाले, इसी वजह से इन 14 लोगों का वोट नहीं डाला जाता, ठीक है। यानी कि ऐसे लोग जो कि जिसको राष्ट्रपति ने नियुक्त किया है, जिसको मनोनीत किया है राष्ट्रपति ने, वो चुनाव में भाग नहीं ले सकते, ठीक है। राष्ट्रपति को केवल निर्वाचित सदस्य वोट देते हैं। इसके अलावा राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं, उन सभाओं के यानी जो विधायक में 2 प्रकार के विधायक होते हैं, एक होते हैं एमएलए, एक होते हैं एमएलसी। एमएलए और एमएलसी जो कि चुनाव लड़ करके जीते हैं, वो वोट डालते हैं राष्ट्रपति को, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान रखेंगे, अगर आप में से इन सभी को पीडीएफ प्राप्त करनी है, कोर्स लेना है, तो आप हमारे पास एसएमएस करके कोर्स ले सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। 91 61 93 60 62 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसी पर एसएमएस करेंगे और मात्र 100 रुपीज़ में आपके लिए सारे पीडीएफ की व्यवस्था कर दी गई है। लगभग कई वीडियोस के मॉडल पेपर, चैप्टर वाइज क्लास के मॉडल पे, मतलब कि एक प्रकार से पीडीएफ नोट्स, वीडियो लेक्चर, लाइव क्लासेस, सब कुछ आपको एक प्रकार से मात्र 100 रुपीज़ में ही हर एक सब्जेक्ट की, आपके कोई भी सब्जेक्ट हो, आपके सारे सब्जेक्ट की तैयारी आपको इसी 100 रुपये में करवाई जा रही है। तो आप फटाफट से ग्रुप ज्वाइन कर लें व्हाट्सएप वाला, वहाँ पर आपको एक प्रकार से कई प्रकार की पीडीएफ मिलती रहती हैं, ठीक है। इसी में आपका फूड, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन की भी तैयारी आपकी इसी में करवा दी जाएगी, ठीक है। तो मात्र 100 रुपये कोर्स की प्राइस है, बहुत ही सस्ती प्राइस मैंने कर दी है, अभी भी ये छूट चल रही है। तो जिनको लेना है फटाफट से एसएमएस करें 91 61 93 60 62 पर और तुरंत ज्वाइन हो जाएं ग्रुप से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका महोदय। प्रश्न, राष्ट्रपति की किन्हीं 2 शक्तियों का उल्लेख कीजिए। पहली शक्ति कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, यानी कि कार्यपालिका से रिलेटेड राष्ट्रपति की शक्ति होती है। दूसरी व्यवस्थापना से संबंधित, यानी कि एक प्रकार से व्यवस्थापिका से रिलेटेड। कार्यपालिका जो कि एक प्रकार से कार्य को लागू करवाती है और व्यवस्थापिका मतलब होता है जो कि एक प्रकार से व्यवस्था करती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु लगभग 35 वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष पूरी कर चुका हो। इसके अलावा मंत्रिमंडल के प्रमुख कार्य बताइए। मंत्रिमंडल का सबसे प्रमुख कार्य क्या होता है? राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करना, यानी कि देश में कौन सी नीति चलेगी उसको बनाने के लिए मंत्रिमंडल की जरूरत पड़ती है। मंत्रिमंडल मतलब जानते हैं, मंत्रिमंडल में मंत्री तमाम प्रकार के जो विभिन्न विभागों के होते हैं वो सब शामिल होते हैं। इसमें राष्ट्रपति मतलब प्रधानमंत्री भी शामिल होता है। व्यवहार में समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। कार्यपालिका का मंत्रिमंडल पर सर्वोच्च नियंत्रण होता है, ये बात आप ध्यान रखें। यानी कार्यपालिका जो होती है वही एक प्रकार से बेसिकली नियंत्रण करती है किस पर? कार्यपालिका मतलब जो संसद के लोग होते हैं, ठीक है, लोकसभा के, वही, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो मंत्रिमंडल पर सर्वोच्च नियंत्रण कौन रखता है? मंत्रिमंडल ही रखता है, चूँकि मंत्री जो होते हैं अलग अलग सांसद ही बनाए जाते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। जैसे कि अभी हमारे यहाँ के जो सांसद हैं राजा भैया कीर्तिवर्धन सिंह, उनको एक प्रकार से विदेश मंत्रालय दे दिया गया, ठीक है। तो वो एक प्रकार से हमारे यहाँ से जीते थे, गोंडा से एक प्रकार से सांसद थे, हैं अभी भी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन से प्रधानमंत्री के 4 कार्य बताएं, यानी कि 4 काम प्रधानमंत्री जो करते हैं उनके बारे में बताएं, कौन कौन से काम हैं। मंत्रिपरिषद की शक्तियां एवं कार्य अत्यंत व्यापक हैं। वास्तव में राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों का उपभोग मंत्रिपरिषद ही करती है। और मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल दोनों को मिला लें तो एक प्रकार से मतलब एक मंत्रिपरिषद, वो तो क्या बनता है? मंत्रिमंडल बनता है। मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल की बात अब यहाँ पर करेंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा। हालांकि मंत्रिपरिषद के जो मुखिया होते हैं प्रधानमंत्री स्वयं होते हैं, उनके कई काम होते हैं। विधि निर्माण संबंधी कार्य, यानी कि कानून बनाने से रिलेटेड काम होता है। दूसरा प्रशासकीय काम, तीसरा आर्थिक कार्य, चौथा महत्वपूर्ण नियुक्तियां करनी हो तो सब एक प्रकार से प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही होती हैं। अगला क्वेश्चन से, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उप प्रधानमंत्री बोलो या गृह मंत्री बोलो, बात एक ही है।
अगला क्वेश्चन से, भारत की संसद का गठन, संसद के 2 सदन होते हैं। संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन अपने यहाँ पे, एक राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं और निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं। उच्च सदन इसलिए कहते हैं राज्यसभा को चूँकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, और निम्न सदन लोकसभा को इसलिए कहते हैं चूँकि लोकसभा प्रत्येक 5 साल में बदल जाती है। 5 साल बाद चुनाव होता है लोकसभा के लोगों का, जबकि एक प्रकार से राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, चलती रहती है हमेशा। उसमें चूँकि 2-2 सालों पर एक प्रकार से नियुक्ति नई नई होती रहती है, रिटायरमेंट होते रहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 सदस्य होंगे, जिनमें से 238 जो होते हैं वो सदस्य राज्यों की ओर से निर्वाचित होंगे, और 12 सदस्यों में को राष्ट्रपति नामजद करेगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 525 होगी। इनमें से अधिकतर राज्यों से निर्वाचित होंगे, और 25 सदस्य जो होते केंद्र के द्वारा शासित प्रदेश, मतलब केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा प्रतिनिधि के रूप में शामिल कर दिए जाते हैं। यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ से 25 विधायक, मतलब 25 सांसद आते हैं। इस तरीके से 550 को मिलाकर के हो जाता है। अगला क्वेश्चन से आपका धन विधेयक, जिसको आप वित्त विधेयक भी कहते हैं, तो एक प्रकार से उसके बारे में बताएं। धन विधेयक या वित्त विधेयक के बारे में बताएं। देखिए, धन विधेयक और वित्त विधेयक को लेकर के 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। धन विधेयक क्या है? धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है, क्या होता है, जिसमें टैक्स लगाने और टैक्स खत्म करने, उधार लेने और उधार संचित निधि से धन की निकासी देने, मतलब करने, लेखा परीक्षा और लेखा से रिलेटेड जो अधिनियम वगैरह बनाना हुआ, वो सब एक प्रकार से वो धन विधेयक या वित्त विधेयक में शामिल होता है। धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, और राज्यसभा को उस पर अपनी सम्मति देने या रोकने की शक्ति प्राप्त नहीं होती है। इसके विपरीत वित्त विधेयक के संबंध में राज्यसभा को सम्मति देने, संशोधन करने या रोकने की पूरी शक्ति प्राप्त होती है। कुल मिलाकर के धन विधेयक बेसिकली लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, और जो वित्त विधेयक होता है वो एक प्रकार से राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, यानी जिन सांसदों को हम लोग चुनते हैं वो सांसद धन विधेयक का निर्माण करते हैं। ठीक है, और बाकी सांसद जो होते हैं राज्यसभा के, वो वित्त विधेयक का निर्माण करते हैं। धन विधेयक कराधान, सार्वजनिक व्यय इत्यादि जैसे वित्तीय मुद्दों से रिलेटेड होता है, जबकि वित्त विधेयक केंद्रीय बजट का हिस्सा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लोकसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? देखिए, लोकसभा में अधिकतम 545 सदस्य हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन से, भारत में केंद्रीय सेवाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित किए गए हैं? तो भारतीय केंद्रीय सेवाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए, यानी कि जो एसटी होते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उनके लिए 70, मतलब केंद्रीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों के लिए 7.5% स्थान जो है आरक्षित कर दिया गया है। अगला प्रश्न, संघ का राजस्व स्रोत क्या होता है? 2023 में प्रश्न पूछा गया। जो संघ यानी केंद्र सरकार है, वो कहाँ से टैक्स वसूली करती, कहाँ से एक प्रकार से पैसा बचाती है, कहाँ से एक प्रकार से पैसा कमाती है, वही है। करों और अन्य स्रोतों से प्राप्त राजस्व यानी टैक्स संघ का मुख्य राजस्व स्रोत होता है। सरकार अपने नागरिकों पर 2 प्रकार के टैक्स लगाती है, 2 प्रकार के कर लगाती है, जिसमें एक होता है प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट कर, और एक होता है इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, प्रत्यक्ष कर जैसे कि मान लेते हैं आप 20 लाख एक महीने में कमा रहे हो, तो आप 20 लाख में से जो है टैक्स आप सरकार को डायरेक्ट दोगे कि आपने 20 लाख कमाया तो 2 लाख सरकार को आपने दे दिया। ठीक है, ये होगा डायरेक्ट टैक्स। ऐसे में एक होता है इनडायरेक्ट, जैसे कि मान लेते हैं आपने ये मफलर ख़रीदा, अब ये मफलर मैं जम्मू से लाया, अब ये मफलर आपने ख़रीदा, ठंडी आ रही है, तो इस मफलर का एक प्रकार से जो रेट है, इस मफलर का रेट जो है इसमें टैक्स लगा हुआ है ऑलरेडी। जो बेच रहा है वो ऑलरेडी जो कंपनी है वो टैक्स को एक प्रकार से इंक्लूड करके इसको बेच रही है मार्केट में। ठीक है, तो ऐसे में इसको मैंने टैक्स दे करके लिया है। हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो टैक्स होता है जो केंद्र सरकार लेती है वो 2 तरीके से लेती है, एक अप्रत्यक्ष कर और एक प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर हम डायरेक्ट देते हैं जिसको हमको पता होता है कि मैं दे रहा हूँ, और इनडायरेक्टली टैक्स आपको नहीं पता होता है। वो एक प्रकार से आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उस पर एक प्रकार से लिखा रहता है कि इनकम ऑफ ऑल टैक्सेस इंक्लूडेड, यानी कि आप जो भी एक चीज़ खरीद रहे हैं, आप 1 रुपये की टॉफ़ी खा रहे हो तो आप उस पर भी टैक्स पे कर रहे हो। आपको पता नहीं चल रहा कि हम टैक्स नहीं दे रहे, लेकिन हाँ उस पर आप भी टैक्स दे रहे हो, चूँकि 1 रुपये की टॉफ़ी वास्तव में वो नहीं, वो 98 की टॉफ़ी है,
और वो एक प्रकार से कुछ टैक्स उसमें कंपनी वाले एक प्रकार से अपनी तरफ से जो टैक्स दे देते हैं वो कंपनी वाले हम ही जनता से वसूलते हैं। ठीक है, तो संघ का राजस्व स्रोत आपका समझ में आ गया कि क्या होता है। नागरिकों पर दो प्रकार के कर लगाती जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर शामिल हैं। संघ के कर राजस्व में निगम कर सबसे बड़ा कर होता है। भारत सरकार को सर्वाधिक राजस्व प्रत्यक्ष कर से प्राप्त होता है। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आय कर यानी जितना आप कमाते हैं उस कमाने पर आपका टैक्स लगता है। दूसरा निगम कर, ठीक है, निगम का संपत्ति कर यानी जो एक प्रकार से निगम वगैरह, उपहार कर, ठीक है, व्यय कर, ब्याज कर। जबकि अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत सीमा कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, वस्तु कर, सेवा कर, ये सब यानी जीएसटी वगैरह इसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये तमाम प्रकार के जो है माध्यम है जिसके माध्यम से केंद्र सरकार जो है पैसे कमाती है, अपने राजस्व की पूर्ति करती है। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन से चुनाव आयोग संबंधी व्यवस्थाओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। यानी कि चुनाव आयोग क्या करता है, चुनाव करवाने का काम करता है। चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 उसके सहयोगी चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त और जो उनके 2 सहयोगी चुनाव आयुक्त होते हैं इनमें बहुमत से निर्णय लिया जाता है, यानी कि जिसकी तरफ 2 बहुमत मतलब मत हो गया वही निर्णय मान्य हो गया। ये जो मतलब कि चुनाव कैसे करवाना है, चुनाव में क्या क्या प्रावधान करना है, क्या क्या नियम कायदे करने हैं, यही सब करते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के एक पृथक अध्याय में अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव तथा चुनाव से रिलेटेड आयोग या चुनाव आयोग से रिलेटेड व्यवस्थाओं का उल्लेख किया गया। 324 से लेकर के 329 तक क्या बताया गया है, चुनाव आयोग क्या होगा, चुनाव आयोग क्या है, चुनाव आयोग कैसे काम करेगा, चुनाव आयोग के क्या काम होंगे, उसकी क्या योग्यताएं होंगी, चुनाव आयुक्त बनने की मुख्य चुनाव आयुक्त के क्या काम होंगे, क्या शक्तियाँ उसको प्राप्त होगी, ये सब चीज़ें। ठीक है, प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। अगला क्वेश्चन, चुनाव आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है। तो आयोग का अध्यक्ष जो होता है चुनाव आयोग का, वो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, चीफ इलेक्शन कमीशन जिसको आप बोलते हैं CEC। ठीक है, जो है चीफ इलेक्शन कमीशन होता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके कार्य में सहायता के लिए राष्ट्रपति के द्वारा समय समय पर आवश्यकता के अनुसार कुछ अन्य चुनाव आयुक्त भी नियुक्त करना पड़ता है। बेसिकली वैसे तो एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त का निर्माण किया गया है भारतीय प्रणाली में, ऐसा ही चल रहा है अभी तक। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न है कि निर्वाचन आयोग की भूमिका बताएं। निर्वाचन आयोग की क्या भूमिका होती है, यानी कि निर्वाचन आयोग की क्या क्या काम है। निर्वाचन आयोग यानी चुनाव करवाने वाले जो संस्था है, आयोग है, वही है। ठीक है, 2022 में प्रश्न पूछा गया कई विश्वविद्यालयों में। पहला, चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण करना, चुनाव क्षेत्र कहाँ पर चुनाव कराना है, कैसे कराना, ये बताना। इसके अलावा चुनाव से पूर्व मतदाता सूची तैयार कराना, यानी कि एक प्रकार से कौन वोट डालने के अधिकारी हो गए हैं। जैसे 18 साल का कोई बच्चा पूर्व हुआ, किसी की शादी हो गई तो उसको उसकी वोटर आईडी में संशोधन करना हुआ, ये सब चुनाव आयोग ही देखता है। ठीक है, मतदाता की सूची वगैरह तैयार करना। इसके अलावा राजनीतिक दलों को चुनाव में भाग लेने हेतु मान्यता प्रदान करना। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको, पॉलिटिकल पार्टी की भी अपनी एक कुछ आहारता होती है जिसको पार करके कोई भी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनती है या कोई पार्टी एक प्रकार से क्षेत्रीय पार्टी बनती है। पार्टी बनाने की जो योग्यता है वो क्या है, पार्टी कोई एक प्रकार से है तो उस पार्टी की योग्यता की जाँच करना, ये भी इसी का काम होता है, उसको मान्यता देना। इसके अलावा चुनाव में भाग लेने वाले राजनीतिक दलों को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को चुनाव चिन्ह प्रदान करना, किस पार्टी का कौन सा चुनाव चिन्ह होगा, किस व्यक्ति का कौन सा चुनाव चिन्ह होगा, ये सब मुख्य चुनाव आयुक्त या निर्वाचन आयोग ही के द्वारा किया जाता है। चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग कहो चाहे चुनाव आयोग को, बात एक ही है। राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना। आचार संहिता क्या होता है, चुनाव से कुछ दिन पहले आप देखते हैं हारन वारन एक प्रकार से बंद हो जाते हैं या फिर जो पोस्टर वगैरह लगे रहते हैं उसको निकाल के फेंक दिया जाता है। प्रचार आप नहीं कर सकते, 10-12 लोग एक साथ बैठ करके नहीं बातचीत कर सकते, ऐसा वही आचार संहिता होती है। चुनावों का प्रबंध इस प्रकार करना कि जनता अपने मत अधिकार का प्रयोग स्वतंत्रता पूर्वक कर सके, यानी नेता मंत्री के दबाव में जनता ना आए,
ऐसा प्रबंध किया जाए। इसीलिए पुलिस वगैरह की व्यवस्था आप देखते हैं वहाँ पर करी जाती है, जिससे किसी भी जनता को डरा धमका करके अपने पक्ष में वोट न डरवा लिया जाए। इसी वजह से एक प्रकार से पुलिस वगैरह की व्यवस्था की जाती है और वहाँ पर एक प्रकार से ये काम करवाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें। इसके अलावा चुनावों का नियंत्रण और निरीक्षण करना, चुनाव एक प्रकार से कैसे होना, चुनाव के बारे में विस्तार से एक प्रकार से जो जानकारी रखना, चुनाव को अच्छे तरीके से संपन्न करवाना, ये सब काम होता है। इसके अलावा चुनाव संबंधी विवादों के निपटारे के लिए चुनाव न्यायाधिकरण यानी कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल को स्थापित करना, ताकि एक प्रकार चुनाव से रिलेटेड कोई भी एक प्रकार से मुद्दा हो तो उसका एक प्रकार से निर्धारण किया जा सके। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है भाई। प्रश्न: भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकारों को लिखिए। यानी कि एक प्रकार से कौन कौन से अधिकार, मौलिक अधिकार मिले हैं किसको भाई, मौलिक अधिकार कौन कौन से मिले हैं किसको, भारतीय नागरिकों को। तो भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकारों की बात की जाए तो 6 मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को यानी वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार है भैया, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 18 से लेकर के अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक भारतीय संविधान में क्या बताया गया है। तो अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक भारतीय संविधान में क्या बताया गया है, समानता का अधिकार, यानी सभी समान होंगे। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष सभी लोग समान हैं। कानून की नज़रों में एक राजा और एक प्रकार से भीख मांगने वाला व्यक्ति वो बराबर है कानून की नज़र से, यानी कानून के चंगल में के हिसाब से, कानून में जो चीज़ें हैं उसके हिसाब से सभी बराबर हैं। किसी में कोई भेदभाव नहीं, चाहे आप ब्राह्मण हैं, चाहे आप शूद्र हैं, चाहे आप बहुत अमीर हैं, चाहे आप बहुत गरीब हैं, चाहे आप बहुत विद्वान हैं, चाहे आप बिल्कुल अनपढ़ हैं, ठीक है, अज्ञानी हैं। ऐसे में एक प्रकार से संविधान की नज़रों में सब बराबर हैं, अनुच्छेद 14 कहता है। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म के हिसाब से, जाति के हिसाब से, लिंग के हिसाब से, जन्मस्थान के हिसाब से, प्रजाति के हिसाब से, गोरे काले के हिसाब से किसी प्रकार का किसी व्यक्ति में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि धर्म आपका हिंदू है, मुसलमान है, तो इस आधार पर आपको कोई भेदभाव नहीं मिलेगा। इसके अलावा आप एक प्रकार से धर्म, आप किस जाति से हैं उसके हिसाब से भी भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, आपका जन्मस्थान कहाँ पर, आप दिल्ली में पैदा हुए हैं राजधानी में, तो आपको कुछ अलग अधिकार दिए जाएंगे। आप बिहार के एक छोटे से प्रांत में या यूपी के छोटे से गांव में पैदा हुए हैं तो आपको अधिकार नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि आप चाहे दिल्ली में पैदा हुए हो, चाहे आप किसी एक विशेष क्षेत्र में पैदा हुए हो, चाहे किसी आप गांव में पैदा हुए, चाहे किसी बड़े शहर में पैदा हुए हों, तो आपके लिए अधिकार वही रहेंगे। ठीक है, आप सभी बराबर हो। इसके अलावा आप महिला हो चाहे आप पुरुष हो, सभी बराबर हो संविधान की नज़रों में, कानून की नज़रों में। ठीक है, इसके अलावा आप गोरे हो, काले हो, आप खूब फेयर एंड लवली लगाए हो या मेकअप करे हो, उससे मतलब नहीं कानून को। आप खूब लाली लिपस्टिक लगा करके या खूब ज़्यादा एक प्रकार से फेयर हैंडसम क्रीम लगा करके आप जाओ, कहो कि साहब हमारे जो है हमने इनको नहीं मारा, हमको सज़ा कम दे दो, तो कानून वो नहीं देखेगा। कानून एक प्रकार से देखेगा कि आपने गलती कहाँ पर करी है और क्या गलती करी है। गलती अगर आपकी है, आपने कुछ गलत किया तो आपको दंड मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें, यानी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 16 कहते हैं लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी कि नौकरियों में किसी प्रकार की मतलब कि आरक्षण की व्यवस्था नहीं की जाएगी। ऐसे आरक्षण इसमें एक प्रावधान कर दिया गया, आरक्षण को इसमें रख दिया गया है, आरक्षण एक प्रकार से बात करी गई है। लेकिन यहाँ पर जो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, नहीं कि सभी व्यक्ति नौकरियों में समान होंगे। लोक नियोजन के कोई भी अवसर जो सरकार के द्वारा किए जाएंगे, जो एक प्रकार से जो पब्लिक के लिए होंगे, उनमें सभी का बराबर हकदार होगा, लेकिन वो नहीं है। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा, यानी कि छुआछूत जो है उसको ख़त्म किया जाएगा, वो किया गया। अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियों का अंत किया जाएगा, यानी कि जो पहले राजा महाराजा लोग या बहुत सारे लोग परम भट्टारक, सुबह भट्टारक, महाराजाधिराज, ये सब तमाम उपाधि धारण करते थे, तो अब सारी उपाधियाँ ख़त्म कर दी गई। तो ये एक प्रकार से 5 अनुच्छेद जो हैं, ये एक प्रकार से इसमें समानता के अधिकार की बात करी गई है। अनुच्छेद दूसरा अधिकार है मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करी गई है, यानी इसमें अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 इन 4 अनुच्छेदों में हर व्यक्ति को क्या क्या स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि आप बोल सकते हैं, आप कहीं पर जा सकते हैं, आप कहीं पर बस सकते हैं,
आप जीवित रह सकते हैं, आप कहीं पर जो है ठेला लगा सकते हैं, यानी कि आप कहीं पर अपना धंधा स्थापित कर सकते हैं, आप कहीं पर बच सकते हैं, आप एक संस्था बना सकते हैं, आप समूह का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है, आप सभा कर सकते हैं, सोसाइटी बना सकते हैं, तो ये सब आप कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा मतलब अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में है। अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में सीधा सीधा बातें कही गई हैं कि भाई पहले जो एक प्रकार से बालाश्रम या बच्चों को या महिलाओं को एक प्रकार से ज़बरदस्ती घर पे रखा जाता था और उनसे ज़बरदस्ती काम करवाते थे, उसको एक प्रकार से ख़त्म कर दिया गया। इसके अलावा चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि सभी का धर्म अपने अपने धर्म को मानने के लिए एक प्रकार सभी लोग स्वतंत्र हैं, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी व्यक्ति में, ठीक है। अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक भारतीय संविधान में लिखा है कि धर्म के प्रति एक प्रकार सभी व्यक्ति समान होंगे, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म को छोड़ सकते हैं, आपको स्वतंत्रता है। इसके अलावा संस्कृति और शिक्षा से रिलेटेड भी अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 29 और 30। इसमें एक प्रकार से जो अल्पसंख्यक हैं उनको एक प्रकार से अधिकार दिया गया है कि वो अपनी शिक्षा और अपनी संस्कृति को सुरक्षित रख सके। अनुच्छेद मतलब कि जो अगला मौलिक अधिकार है आपका छठा, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों की बात करी गई, यानी कि संवैधानिक उपचार का मतलब क्या होता है कि अगर मान लेते हैं आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, ऐसी स्थिति में आप अपने मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान के निर्मात्री सभा के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको संविधान की कुंजी कहा, संविधान की आत्मा कहा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखें। विधि के समक्ष समता या समानता। विधि के समक्ष समता या समानता की संकल्पना ब्रिटिश संविधान से उत्पन्न हुई है, जो एक नकारात्मक धारणा है। सभी वर्ग समान रूप से समान विधि के अधीन और समान न्यायालयों की अधिकारिता के अंतर्गत होंगे। कोई भी व्यक्ति चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, ऊंच नीच हो, अधिकारी हो गैर अधिकारी हो, कानून से ऊपर कोई नहीं होगा, कानून की नज़रों में सब बराबर होंगे। यह व्यवस्था अनुच्छेद 14 के अंतर्गत करी गई है, मैंने आपको बता भी दिया था, ठीक है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। संविधान के अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में नागरिकों को शोषण से मुक्ति का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 23 के द्वारा बेगार को निषिद्ध ठहराया गया, यानी जो बेगारी होती है, बेगारी मतलब बिना पैसे दिए या केवल एक प्रकार से खाना दे करके और किसी व्यक्ति को पैसे वाले काम में लगा देना, यानी मान लेते हैं कि 300 रुपये दिहाड़ी चलती है, 400 रुपया, तो उस 400 रुपये दिहाड़ी में भी एक प्रकार से 400 रुपये आप दिहाड़ी ना दे करके उसको मात्र खाना खिला करके उससे आप काम करवा रहे हो, बेगारी करवा रहे हो, तो उसको ख़त्म कर दिया गया है अनुच्छेद 23 के द्वारा। अनुच्छेद 24 कहता है कि बाल श्रम का निषेध किया जाएगा। बाल श्रम और महिलाओं को पर जो अत्याचार है, महिलाओं का जो एक प्रकार से डरा धमका करके काम करवाए जाते थे, वो भी ख़त्म कर दिया गया। ये सब प्रश्न परीक्षा में खूब दबा के आए हुए हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य क्या है। मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कहते हैं। फंडामेंटल राइट्स अगर आपको कुछ दिए जाएंगे, मौलिक अधिकार कुछ आपके होंगे, सरकार आपको कुछ अधिकार देगी तो आपसे कुछ इच्छा भी करेगी कि आप कुछ काम भी करें। जैसे एक प्रकार से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि आप एक प्रकार से अच्छे से पढ़ेंगे, आप अच्छा नंबर लाएंगे, यानी जब भी कोई व्यक्ति आपको कोई अधिकार देता है तो आपसे अपेक्षा भी करता है कि आपसे कुछ आशा करता है कि हमको ये चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। जो कि दुनिया स्वार्थी है, तो हर जगह पर स्वार्थ छिपा है, मतलब कि हर जगह पर कुछ ना कुछ। हम कोई भी काम करते तो बिना अर्थ के नहीं करते, हम ये चाहते कि भाई हम ये काम करें तो हमको ये प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य जो है वो इसी प्रकार से किया गया। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें उसके द्वारा चतुर्थ माने कि भाग 4 के ए में, यानी भाग 4 के ए में अनुच्छेद 51 का जोड़ करके, जिसमें 10 मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई थी, लेकिन बाद में एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया। 2002 ईस्वी में 86वां संविधान संशोधन हुआ और इसके पश्चात मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई। जो 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 में जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन के द्वारा, वो ये था कि प्रत्येक माता पिता का एक कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चे को एक प्रकार से अनिवार्य, यानी 6 से 14 साल के बच्चे को अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे। ये प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होगा। ये एक प्रकार से मौलिक कर्तव्य नंबर 11 नंबर में लिखी हुई है, ठीक है। बाकी मौलिक कर्तव्यों को मैंने मॉडल पेपर में समझा रखा, तो मॉडल पेपर भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं। 1976 में संविधान में
1976 में संविधान संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन। उसके द्वारा चौथे के का में अनुच्छेद का में एक प्रकार जोड़ा गया जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे। अब एक प्रकार से क्या 11 मौलिक कर्तव्य, यानी कि वर्तमान में एक प्रकार से 11 मौलिक कर्तव्यों की बात भारतीय संविधान में करी गई है। अगला क्वेश्चन है नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व किसे कहते हैं, जिसको आप अंग्रेजी में DPSP कहते हैं। क्या बोलते हैं? DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक भारतीय संविधान के भाग 4 कहते हैं इसको, ठीक है। क्या कहते हैं? भाग 4 अनुच्छेद, मतलब कि वो क्या बोलते हैं, मौलिक अधिकार किसमें शामिल है? मौलिक अधिकार भाग 3 में शामिल है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 के का में शामिल है, क्योंकि बाद में जोड़ा गया इसीलिए का है। अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 भाग 4 पूरा का पूरा नीति निर्देशक सिद्धांत है। नीति निर्देशक सिद्धांत वे होते हैं ऐसे सिद्धांत, ऐसे नियम कायदे जो कि लिखे गए संविधान में कि राज्य का कर्तव्य, मतलब कि राज्य चाहे तो ये कर सकता है, चाहे तो ना कर सकता है, ठीक है। यानी कि राज्य अपने देश को लोक कल्याणकारी बनाने के लिए तमाम प्रकार के प्रावधान अपना सकते हैं, देश अपना सकते हैं, लेकिन अगर देश का मन है तो करेगा, नहीं मन है तो नहीं करेगा। सामान्यतः राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का संबंध उन सिद्धांतों से होता है जो राज्य की नीति निर्धारित करते हैं, राज्य का नियम कायदा बनाते हैं। कोई भी राज्य जिन सिद्धांतों के अनुसार अपने सुनिश्चित विकास पर बढ़ता है वही राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं। अगर कोई राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों में लिखी हुई बातों का पालन नहीं करता कोई देश, तो इसके खिलाफ आप केस नहीं कर सकते। जबकि मौलिक अधिकार में जो बातें लिखी हैं अगर वो नहीं होती हैं तो आप सरकार के खिलाफ केस भी कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन भारतीय संविधान के किस खंड में किया गया है? तो भारतीय संविधान के चौथे खंड यानी कि भाग 4 में किया गया है, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आप चीज़ों को पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन पेपर आपका है, इसमें क्वेश्चन पेपर भी और ऐसे तमाम प्रकार के क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप कोर्स ले लेंगे तो कोर्स में आपको तमाम प्रकार के क्वेश्चन पेपर हर एक मतलब कि कुछ बहुत सारे यूनिवर्सिटी के 4-5 पेपर आपके लगभग एक प्रकार से PDF में मिल जाएंगे आप जब ग्रुप ज्वाइन करेंगे। तो ग्रुप ज्वाइन करने के लिए 91 61 93 60 62 पर जरूर SMS करें। यहाँ पर SMS करके आप तुरंत ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे। यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट की एक प्रकार से क्लासेस मिलेंगी और सभी सब्जेक्ट की PDF नोट्स मिलेंगे। ग्रुप से आपको ऐड कर दिया जाएगा। मात्र इसके लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा 100 रुपये में एक प्रकार से सारी व्यवस्था करी गई है। तो इतना सस्ता मैंने कर दिया है ताकि आप सभी लोग इसको एक प्रकार से खरीद सके और अच्छे तरीके से पढ़ सके। तो आप मात्र 100 रुपये खर्च करके आप सारी सब्जेक्ट की PDF वगैरह प्राप्त कर सकते हैं और आसानी से अपनी क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। ये क्लास आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो ये पेपर भी आप देख लीजिएगा, इसका डिस्कशन क्या है और इसकी PDF जो होगी वो भी आपको मिल जाएगी। ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट की PDF जो है उस पर मैंने डिस्कशन किया हुआ है, आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप देख लें, ठीक है। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।